हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो फाइनली ना एक बार फिर से मैं आप सबके लिए वापस लेकर आ गई हूँ फ्लैश के एपिसोड, जो कि आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 8 का एपिसोड नंबर 16। तो हमारे साथ यूँ ही बने रहे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो इसे लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अगर जो लोग भी मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं जब भी इसका नेक्स्ट पार्ट डालूँ ना आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी आज के एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था फ्रोस्ट के मर जाने के बावजूद भी कैथलीन उसे भुला नहीं पा रही होती है, इसलिए कैथलीन ने अपने डैड थॉमस की तरह ही दोबारा से फ्रोस्ट को जिंदा करने का मन बना लिया था, जिसमें कि कैथलीन की मदद फ्रोस्ट का बॉयफ्रेंड मार्क करने को तैयार हो जाता है। वही आयरिस, जो कि अचानक से इस टाइमलाइन से कहीं गायब हो चुकी है, किसी को अभी तक उसका कोई अता पता नहीं मिला है। अब इससे आगे की कहानी हम आज के एपिसोड में देखने वाले हैं, जिसकी शुरुआत फ्लैश टीम से होती है, जब सभी फ्रोस्ट और आयरिस वाले इंसिडेंट से रिकवर होकर खुश रहने की कोशिश में लगे होते हैं, जिसके लिए सभी इकट्ठा होकर गेम खेल रहे होते हैं। पर जोय का मन अभी भी आयरिस की यादों में खोया हुआ होता है, जिस वजह से जोय को कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अब जोय का यूँ मूड ऑफ देखकर सभी अपने अपने घर लौट जाते हैं। तब जोय बैरी से पूछता है कि क्या कुछ आयरिस के बारे में पता चला। जवाब में बैरी बताता है, वैसे तो फिलहाल कुछ भी नहीं, पर हाँ, फ्यूचर से नोरा ने बताया है उस वक्त में आयरिस सही सलामत है। तो फ्रेंड्स, जहाँ भी बात टाइम ट्रेवल की आती है ना, हमारे मन में हजार प्रश्न आते हैं। क्या सच में कभी संभव हो सकता है, या फिर वक्त की शुरुआत आखिर हुई कैसे होगी? है ना सोचने वाली बात। पर अब सोचना क्या, हमारे पास कुकू एफएम है ना, जहाँ पर इस टॉपिक से रिलेटेड कई बुक समरी है, जिन्हें कि आप सुनकर अपनी डाउट सारी क्लियर कर सकते हो। जिसके लिए ना मैं यहाँ पर आपको एक बुक सजेस्ट कर रही हूँ, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। तो मेरा ख्याल है आपको इसे जरूर सुनना चाहिए, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और कुकू एफएम ना इंडिया का लीडिंग ऑडियो ऐप है, जहाँ 4000 से भी ज़्यादा ऑडियो कंटेंट्स मौजूद है, वो भी हिंदी और अदर रीजनल भाषा में। वैसे दोस्तों, कुकू एफएम पर ना एक साल की सब्सक्रिप्शन फी 399 है, पर फिलहाल इस पर ना फर्स्ट 250 लॉगिन यूजर्स के लिए 50% ऑफ का डिस्काउंट चल रहा है। यानी कि जो पैक 399 का है वो आपको इस वक्त ना मात्र 199 में मिल रहा है। पर याद रहे, लॉगिन करते वक्त ना हमारा कोड DEBK50 बिल्कुल भी ऐड करना ना भूले। और साथ ही कुकू एफएम पर ना आप अपने दोस्त और रिश्तेदारों को इन्वाइट कर 100 रुपए तक भी जीत सकते हो। तो देर किस बात की, फौरन ही हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुकू एफएम को डाउनलोड कर मौके का फायदा उठाइए। इसका मतलब है कि हमें आयरिस जल्दी मिल जाएगी। बैरी इतना बता ही रहा होता है, तभी इसे सीसीपीडी से कॉल आती है, जिसे देखिए फौरन ही सीसीपीडी पहुंचता है, जहां पर डेविड होता है, जिसकी कि सीसीपीडी से बदली हो गई थी। वो कुछ दिनों के लिए एक केस के सिलसिले में सेंट्रल सिटी आया हुआ है, जहाँ पर डेविड बैरी को एक चोर के बारे में बताता है, जिसने कि बीते रात मरकरी लैब से एक हाई रेडिएशन पैदा करने वाली गामा एब्जॉर्प्शन अरे की मशीन चुरा ली है, जो कि बहुत ही खतरनाक चीज़ है। वो चोर इसका कुछ गलत फायदा उठा ले, बैरी को उससे ढूंढना चाहिए। जिसे सुन अब यहाँ से हमारा फ्लैश मात्र कुछ ही सेकंड में मरकरी लैब से मिले सभी एविडेंस को, इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करके डेविड को बताता है कि इन सबूतों के आधार पर चोर शायद इस वक्त समुद्र के किनारे वाले शिप यार्ड की तरफ कहीं छुपा हो सकता है। और फिर खुद यहाँ से फ्लैश शिप यार्ड की तरफ निकल पड़ता है उस चोर को पकड़ने के लिए, जहाँ फ्लैश को एक वैन दिखती है, जिसे जब ये खोलता है तो इसमें वही सारी चीज़ें होती है जो कि मरकरी लैब से चोरी हुई थी। पर इसमें और भी चीज़ें एक साथ असेंबल करके ये चोर कुछ बनाने के फिराक में था। बैरी इतना चेस्टर को बता ही रहा होता है, तभी पीछे से एक बूढ़ा साइंटिस्ट आता है, जिसे जब फ्लैश पकड़ने की कोशिश करता है तभी ये साइंटिस्ट अपने हाथ में लिए एक रिमोट के बटन को पुश करता है, जिसके बाद इस वैन में असेंबल किए गए गामा एरे से तेज रोशनी निकलती है, जो कि सीधे फ्लैश पे पड़ती है और ये दूर जाकर गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाता है। तब हम इस साइंटिस्ट के हाथ को देखते हैं, इसकी सिकुड़ी हुई चमड़ी थोड़ी सी जवान हो जाती है। और ये सीन यहीं पर कट होकर अब स्टार लैब पर आती है, जहाँ सभी बैरी को देखकर परेशान होते हैं, क्योंकि गिडियन ने बैरी की पूरी बॉडी को स्कैन कर सभी को बताया था कि अचानक से बैरी की उम्र 10 साल बढ़ गई है। इसके इंटरनल पार्ट पुर्जा भी किसी 40 साल के व्यक्ति की तरह काम कर रहे हैं, जिस पर बैरी को यकीन ही नहीं होता है कि आखिर ये अचानक 29 साल से 40 साल का कैसे हो गया है। तब बैरी यहाँ पर अपनी स्पीड को चेक करता है, जो कि इतनी कम हो गई थी कि इवन एक गिरते कब तक को ये नहीं पकड़ पा रहा होता है, और तो और अपने हाथ को घुमाकर हवा तक नहीं पैदा कर पाता है। तब पर भी बैरी हार नहीं मानता और ये स्पीड लैब में जाकर भागकर अपनी फिटनेस चेक करने लगता है, जिसे ये वो देखकर सेसिली से आराम करने बोलती है। तभी यहाँ पर चेस्टर सभी को बताता है कि मैग्नस लैब में चोरी हो रही है, जिसे सुन बैरी समझ जाता है कि ये होना उसी साइंटिस्ट का काम हो सकता है। और फिर ये यहाँ से फ्लैश बनकर निकल जाता है। जहाँ पहुँचने पर बैरी देखता है यहाँ सच में वही साइंटिस्ट है, पर इस बार ये पहले से काफ़ी बदला हुआ दिख रहा है, यानी कि यंग दिख रहा है,
जिसके हाथ में एक बॉल के आकार की एक गैजेट है, जिसे देखने के बाद ये साइंटिस्ट कुछ करे इससे पहले फ्लैश बनकर जब ये घूमकर लाइटनिंग बोल्ट पैदा करके इस पर वार करने की कोशिश करता है, तब हम फ्लैश को देखते वो इतना कमजोर हो चुका होता है कि इसे लाइटनिंग बोल्ट तक पैदा नहीं होती है, जिसे देखकर ये साइंटिस्ट अब फ्लैश का मजाक उड़ाते हुए अपने हाथ में लिए बॉल को सीधे फ्लैश के सीने पर दे मारता है। तब फ्लैश यहाँ पर वापस से गिरकर बेहोश हो जाता है। जहाँ अब आगे वापस से गिडेन जब बैरी को स्कैन करती है, ये अब करीब 50 साल का हो चुका है और तो और बैरी के बाल भी सफ़ेद पड़ने लगे थे, जिसे देखकर पूरी फ्लैश टीम परेशान हो जाती है और बैरी को आराम करने बोलती है। पर बैरी आराम करने के बजाय उस साइंटिस्ट की डिटेल पता करता है, तो उस साइंटिस्ट का नाम डॉक्टर पाइटर ऑर्लफ है, जो कि एक फॉर्मर टेक्नीशियन भी रह चुका है R&D लैब में और कुछ वक्त पहले तक ये कॉर्बिन क्राफ्ट इंडस्ट्री में काम किया करता था। अब आखिर ये डॉक्टर ऑर्लफ का एग्जैक्टली प्लान क्या है, ये जानने के लिए बैरी सेसिल के साथ उसी इंडस्ट्री में पहुंचता है और फिर फटाफट दोनों डॉक्टर ऑर्लफ की फाइल को ढूंढने लगते हैं, जहां एक बॉक्स में बैरी को एक लैपटॉप मिलती है जिसमें कि डॉक्टर ऑर्लफ के सारे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन होती है, जिसे जैसे ही बैरी खोलने की कोशिश करता है इसमें फेस स्कैनर लगी होती है, जो कि सामने डॉक्टर ऑर्लफ के अलावा दूसरे शख्स के चेहरे को स्कैन कर पूरी की पूरी डाटा खुद ब खुद ही डिलीट करने वाली थी। और ये सारा सेटिंग खुद डॉक्टर ऑर्लफ ने अपने लैपटॉप पर लगाई थी ताकि किसी के हाथ उसके डाटा ना लग सके। अब ये देख बैरी फौरन अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर इस लैपटॉप को चेस्टर के पास लाने लगता है, जिस पर सेसिल बैरी को ऐसा करने यानी कि अपनी स्पीड का इस्तेमाल करने से मना करती है, क्योंकि गिडियन के रिपोर्ट के मुताबिक बैरी जितनी अपनी स्पीड का इस्तेमाल कर रहा था इसकी हालत और भी बिगड़ती जा रही थी। पर चूंकि इस लैपटॉप को चेस्टर के पास लाना भी जरूरी था, बैरी सेसिल की बात को नहीं मानता और स्टार लैब के लिए निकल पड़ता है। पर ये वहाँ पहुँचने के वजह शहर से दूर एक किला पर पहुँच जाता है, जिसे देखकर सेसिल और बैरी खुद सोचने लगते हैं कि आखिर ये लोग यहाँ कैसे पहुँच गए। जिसके बाद ये दोनों किसी तरीके से जब स्टार लैब पहुँचते हैं, तब गिडियन वापस यहाँ पर बैरी को चेक करती है और इस बार के रिपोर्ट में होता है कि बढ़ती उम्र के साथ बैरी की अब मेमोरी लॉस भी होनी शुरू हो गई है, यानी कि अभी कुछ देर पहले चूंकि बैरी स्टार लैब का रास्ता भूल चुका था उस वक्त, इसलिए दूसरी जगह पहुंच गया था। पर बैरी यहाँ पर अपने दोस्त के सामने मानने को तैयार ही नहीं होता है कि ये कितना बीमार होते जा रहा है और फिर नॉर्मल बिहेव करता हुआ सभी को बोलकर कि ये स्टार हाइव में जा रहा है यहाँ से निकल जाता है। तब सेसिल बस बैरी को देख रही होती है और फिर इसके पीछे आती है। तब सेसिल देखते है बैरी यूं ही कॉरिडोर में इधर उधर घूम रहा है, जहाँ पर सेसिल बैरी के पास आकर आराम से पूछती है क्या हुआ है, तुम तो स्टार हाइव जा रहे थे ना। जवाब में बैरी भावुक होता हुआ बोलना शुरू करता है कि ये स्टार हाइव का भी रास्ता भूल चुका है, इसका पूरा बदन टूट रहा है जैसे सच में ये कितना बूढ़ा हो गया हो। अब ये बात बैरी अपनी टीम को कैसे बताए कि बैरी इस वक्त कितना डरा हुआ है, अब आगे क्या होगा। इसी तरह रहा तो कुछ ही दिनों में बैरी पूरी तरीके से बूढ़ा हो जाएगा। जिसे सुन सेसिल बैरी को हिम्मत देकर वापस से जोश में लाती है, ये बोलते हुए कि हाँ तो क्या हुआ जो तुम बूढ़े हो रहे हो, इसमें इतनी शर्म या डरने की बात ही क्या है। पता है मेरी दादी 102 साल की होकर गुजरी, पर उनका जज्बा और जुनून ऐसा था जिंदगी और कुछ कर गुजरने को लेकर ना, जैसे कि वो कितनी यंग है। ठीक तुम्हें भी ऐसा ही करना है, खुद पे बस भरोसा रखो। अभी इनकी ये बातें चल ही रही होती है, तभी चेस्टर यहाँ पर कोटेक्स में सभी को बुलाकर डॉक्टर ऑर्लफ के लैपटॉप में मिले जानकारी से सबको स्क्रीन पर दिखाते हुए बताता है कि दरअसल डॉक्टर ऑर्लफ के डाटा के अनुसार वो गामा रेडिएशन के साथ मैग्नस लैब से चुराए गैजेट को मिलाकर एक ऐसी डिवाइस बनाने के फिराक में है जिससे कि वो लोगों की उम्र को छीन कर उसे खुद में ट्रांसफ़र कर हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाए। अब इधर फ्लैश टीम की ये बातें चल ही रही होती है, तब दूसरी तरफ में डॉक्टर ऑर्लफ को दिखाया जाता है जिसकी डिवाइस अब पूरी तरह बनकर तैयार हो चुकी थी, जिससे कि ये खुश होता हुआ अब ऑन कर देता है चार्ज करने के लिए, जिसकी कैपेसिटी इस बार इतनी ज़्यादा होती है कि इसे चार्ज होते ही इस गामा अरे के चपेट में एक साथ पूरी सेंट्रल सिटी ही आने वाली थी, जिसके प्रभाव से एक ही बार में सेंट्रल सिटी के सभी लोगों की उम्र डॉक्टर ऑर्लफ के अंदर जल ली जाएगी। अब यहाँ चूँकि बात पूरे सेंट्रल सिटी की थी, बैरी डॉक्टर ऑर्लफ के डिवाइस के बारे में सोच विचार करते हुए अपनी टीम को बताता है कि गामा अरे की वाली डिवाइस फिलहाल फुल चार्ज हो चुकी होगी, पर अगर हम उसे ओवर चार्ज कर दें तो मे बी वो डिफ्यूज कर जाए। जहाँ सबको ये आइडिया पसंद तो आता है, पर अब सबका सवाल बस ये था कि ये लोग इतनी एनर्जी लाएंगे कहाँ से, जिस पर बैरी यहाँ पर खुद का नाम बताकर यहाँ से निकल जाता है और फिर अपनी पूरी ताकत के साथ इस पर गामा अरे वाली डिवाइस के चारों ओर घूमकर इसे ओवरचार्ज करने लगता है अपनी काइनेटिक एनर्जी के जरिए, जिसमें कि फ्लैश की लगभग पूरी एनर्जी लग जाती है, जिससे कि अब ये भागते भागते पूरी तरीके से बूढ़ा हो जाता है।
तभी यहाँ पर ये डिवाइस ओवरचार्ज होने की वजह से ब्लास्ट कर जाती है, जिससे कि तेज रोशनी निकलती है और इस रोशनी के पड़ते हमारा फ्लैश वापस से पहले की तरह ही यंग हो जाता है और डॉक्टर ओरलफ अपनी असली रूप यानी कि बूढ़े की उम्र में आ जाता है, जिसे पकड़कर फ्लैश आयरन हाइट में भेज देता है। वहीं अब आगे फ्लैश टीम वापस से इकट्ठा होते हैं और अपनी जीत की खुशी में वापस से गेम खेलकर मजे कर रहे होते हैं। तभी बैरी को यहाँ पर कैथलीन की मॉम कार्ला का कॉल आता है कि कैथलीन कहाँ है, 1 सप्ताह से उसका फोन ऑफ आ रहा है, जिसे सुन बैरी घबरा जाता है क्योंकि फ्रेंड चूंकि कैथलीन फ्रोस्ट को जिंदा करने की प्रक्रिया में जुटी हुई थी और वो भी सबसे छिपकर। कैथलीन ने अपने दोस्तों को बताया था कि ये कुछ हफ्तों के लिए अपनी मॉम के घर जा रही है। अब कार्ला का फोन कट होते ही बैरी घबराया सा सबसे पहले कैथलीन को ढूंढने के लिए उसके फ्लैट में ही जाता है, जहाँ का नजारा देखिए पूरी तरीके से दंग रह जाता है। तब कैथलीन भी अचानक बैरी को देख अपने फ्लैट में चौंक जाती है। अब चूंकि कैथलीन की चोरी यहाँ पकड़ी गई थी, ये बैरी ही हौले से आवाज में बैरी को कन्विंस करने की कोशिश करती है कि ये जो कर रही है ना बिल्कुल सही है, किसी को कुछ नुकसान नहीं होगा। पर बैरी यहाँ पर आखिर क्यों मानता, ऑलरेडी एक बार ये कैथलीन की बेवकूफ़ी यानी कि डेथ स्टॉर्म को झेल चुका था। बैरी यहाँ पर कैथलीन को सॉरी बोलते हुए यहाँ मौजूद सभी केमिकल्स और इंस्ट्रूमेंट को तोड़कर यहाँ से चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की स्टोरी देखने के लिए ना हमारे कमेंट बॉक्स में लाइक या फिर नेक्स्ट एपिसोड लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।